सोचिए, अगर आप रात के अंधेरे में किसी सुनसान हाईवे पर रुके और वहां आपको एक ऐसा ढाबा दिखे जो दिखने में बिल्कुल असली लगे, गर्मा गर्म खाना, खुशबू और एक चुपचाप बूढ़ा मालिक, लेकिन जैसे ही आप पेट भरकर उठें, आपको पता चले कि आपने जो खाया था वो खाना नहीं, कुछ और ही था। दोस्तों, आज की ये कहानी उन्हीं 4 दोस्तों की है जिन्होंने एक बार उस ढाबे पर खाना खाया और फिर उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप सुन रहे हैं मेरी जुबानी हॉरर कहानी। आज की कहानी है गुजरात के रहने वाले विनोद जी की। उनकी उम्र 32 साल है और वे एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। पिछले साल जुलाई में वे अपनी कार से हरिद्वार गंगा नहाने अपने 4 दोस्तों के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक ढाबे पर ऐसा कुछ हुआ जिसे सोचकर आज भी उनकी रूह कांप जाती है। तो चलिए अब ये कहानी सुनते हैं विनोद जी के नजरिए से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती है। दोस्तों, आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी में डर आपको सीधे रूह तक महसूस होगा। डर का पूरा एहसास पाने के लिए हेडफोन जरूर लगाएं। और हाँ, हम जैसे छोटे क्रिएटर्स का भी सपोर्ट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताइए आप कहां से हैं और आपका नाम क्या है। तो चलिए अब बिना देरी किए सुनते हैं ये कहानी विनोद जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नमस्कार, मेरा नाम विनोद है और मेरी उम्र 32 साल है। मैं अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में रहता हूं और एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूं। काम के सिलसिले में कई बार बाहर जाना पड़ता है, लेकिन इस बार का सफर थोड़ा अलग था। ये कोई ऑफिस ट्रिप नहीं थी, बल्कि मन की शांति पाने के लिए तय की गई तीर्थ यात्रा थी, हरिद्वार की। असल में पिछले कुछ महीनों से मेरे मन में अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। न चैन था न सुकून। लोगों ने कहा कि हरिद्वार जाओ, गंगा में डुबकी लगाओगे, मन शांत हो जाएगा। और शायद सच में यही कारण था कि हमने इस सफर की योजना बनाई। अहमदाबाद से हरिद्वार तक लगभग 1200 किलोमीटर का सफर था, इसलिए हमने 3 दिन पहले ही निकलने का प्लान बनाया। रास्ते में छोटे छोटे स्टॉप तय किए ताकि आराम कर सकें और खाने पीने का इंतजाम भी हो। 27 जुलाई की दोपहर को हमने अहमदाबाद से निकलने का फैसला किया। सामान पहले ही पैक कर लिया गया था। कार में पानी की बोतलें, नमकीन, फर्स्ट एड किट और यहां तक कि एक छोटा गैस बर्नर भी रखा गया था, क्योंकि बंटी को रात में चाय बनाने की आदत है। शाम तक हम राजस्थान पार कर चुके थे और धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। करीब 11 बजे हम एक छोटे से ट्रक ढाबे पर रुके, खाना पीना किया और ढाबे के मालिक से थोड़ी देर आराम के लिए पूछा। उन्होंने हामी भरी और कहा कि रात भर आराम करो, सुबह चाय नाश्ता करके निकल जाना। हमने धन्यवाद कहा और वहीं रात बिताई। सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हुए, चाय नाश्ता किया और फिर निकल पड़े। हमने तय किया कि दिन में केवल दोपहर में ही किसी ढाबे पर रुकेंगे, बाकी रास्ते बिना रुके चलेंगे। रात को यूपी के कानपुर के पास एक ढाबे पर रुककर फिर सुबह हरिद्वार के लिए निकलना था। बंटी हर 2 किलोमीटर में रुककर कुछ न कुछ खा लेता था, इसलिए हमने उसे कह दिया कि अब जो भी खाना पीना है यहीं खूब कर ले और साथ में खरीद कर रख ले। जैसे ही दोपहर हुई, हमने एक ढाबे पर रुककर खाना खाया और फिर निकल पड़े। अब हम यूपी में प्रवेश कर चुके थे। रात करीब 10 बजे भूख अपने चरम पर थी, क्योंकि दिन में जल्दी ही खाना खा लिया था। हम ढाबे की तलाश कर रहे थे, लेकिन जिस रोड पर हम घुसे थे वहां अजीब सी खामोशी थी। ना कोई गाड़ी, ना ट्रक, ना आदमी और ना ही कोई ढाबा। बंटी बोला, भाई वापस चलें, ये रास्ता रात में खतरनाक है। मैंने कहा, थोड़ा चुप रहो और बैठो। रात के करीब 2 बजे हमारी कार एक सुनसान मोड़ से मुड़ी और हमें एक पुराना सा ढाबा दिखा। वहां लाल पीली ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी और एक बूढ़ा आदमी हांडी में कुछ पका रहा था। ढाबे का नाम था कृष्णा भोजनालय, लेकिन बोर्ड पर अजीब सी कालिख लगी थी, मानो किसी ने जानबूझकर उस पर कोलतार लगा दिया हो। राहुल बोला, भाई भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं। भूख सभी को लगी थी। उस ढाबे को देखकर हम ऐसे खुश हुए जैसे हमें कोई खजाना मिल गया हो। मैंने कहा, हाँ, खा पीकर रात भर आराम करेंगे और सुबह होते ही निकल जाएंगे। किसी को भी नहीं पता था कि ये रात हमारी जिंदगी बदलने वाली थी। हमने गाड़ी बाहर खड़ी की और जैसे ही कार से बाहर निकले, अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जुलाई के महीने में इतनी ठंडी हवा, ये बात समझ से परे थी। मैंने बाहें मलते हुए दोस्तों से कहा, यह हवा कुछ ज्यादा ठंडी नहीं लग रही तुम्हें?
रवि ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। उसने कहा, नेटवर्क तो गायब है यार, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा। राहुल ने चारों ओर देखा और बोला, अजीब सुनसान है यार ये जगह, लेकिन भूख के मारे हालत खराब है। चलो अंदर चलते हैं। हम चारों ढाबे के अंदर गए। ढाबा बहुत पुराना था। ईंटों की दीवारों पर सीलन थी और लकड़ी की छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं। वही बूढ़ा आदमी हांडी में कुछ पका रहा था। मैं मुस्कुराते हुए बोला, राम राम चाचा। वो धीरे गर्दन उठाकर हमें देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे सालों से धूप न देखी हो। उसने धीरे से कहा, राम राम, आइए बाबूजी, बैठिए, खाना तैयार है। हमने एक कोने की टेबल पकड़ी और बैठ गए। ढाबे में और कोई नहीं था, सिर्फ हम और वो बूढ़ा आदमी। बंटी ने पूछा, चाचा क्या बना है? चाचा ने जवाब दिया, गर्मा गर्म खड़ी चावल और आलू की सब्जी तैयार है, लस्सी भी है अगर चाहो तो। भूख इतनी ज्यादा थी कि हमने तुरंत हां कर दी। चाचा धीरे धीरे रसोई की तरफ गए। रवि ने फुसफुसाते हुए कहा, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा यार, ये जगह, ये चाचा, सब कुछ पुराना और डरावना नहीं लग रहा। राहुल ने मजाक में कहा, अबे चुप कर, यहां भूख लगी है और तू अभी भी अपने हॉरर सीन के चक्कर में यही सोच रहा है कि कोई डरावना मोमेंट मिल जाए। इतने में चाचा 4 थालियों में खाना ले आए, लेकिन उनकी मौजूदगी से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे सड़ा हुआ मांस। फिर भी खाना देखकर थोड़ी राहत मिली, गर्मा गर्म, सुगंधित और देसी स्वाद वाला। मैंने कहा, वाह चाचा, खाना तो लाजवाब है। चाचा ने मुस्कुराया नहीं, बस गर्दन झुकाकर वापस रसोई में चले गए। ये थोड़ा अजीब लगा, जैसे मेरी तारीफ का कोई असर नहीं हुआ। मैंने सोचा, खैर भूख लगी है, खा लेते हैं। खाने के बीच अचानक बंटी बोला, तुम लोगों को भी खाने से अजीब सी महक आ रही है। हमने सूंघा, लेकिन खास कुछ नहीं था। बंटी ने 2 कौर खाए और थाली छोड़ दी। वो आमतौर पर भूखा नहीं रहता, लेकिन इस महक की वजह से उठ गया। रवि ने कहा, मैं तो वीडियो बना रहा हूं, ये लो, रात के 2 बजे का हॉरर ढाबा, खड़ी चावल स्पेशल। और हंस पड़ा। हम बाकी तीनों ने खाना खत्म किया। बंटी बाहर हाथ मुंह धोने गया। तभी अचानक ढाबे के पीछे से कोई बच्चा दौड़ता हुआ अंदर आया। हम सब चौंक गए। इतनी रात को इतनी सुनसान जगह में और कोई परिंदा तक नहीं था। मैं उठकर बाहर गया और बंटी से पूछा, तुमने देखा कोई बच्चा अंदर गया? बंटी ने सिर हिलाया, नहीं यार, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं वापस आया तो देखा कि रवि खड़ा है और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने धीरे से कहा, विनोद, वो बच्चा, उसका चेहरा नहीं था, बिल्कुल खाली, एकदम सफेद। हम सब सन्न रह गए। राहुल बोला, अब ये पागलपन क्या है यार? रवि कांप रहा था। उसने कैमरा दिखाया, लेकिन वीडियो में कुछ नहीं था, सिर्फ हल्की सी परछाई। लेकिन बच्चा नहीं। मैंने कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता यार, चलो पैसे देकर निकलते हैं। बंटी ने कहा, हाँ जल्दी निकलते हैं, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम चाचा के पास गए, जहां वे खाना बना रहे थे, लेकिन चाचा वहां नहीं थे। पूरी जगह एकदम खामोश थी। जो कुछ मिनट पहले गर्म और सजीव लग रहा था, अब पूरी तरह सुनसान और अजीब सा लग रहा था। अब वो ढाबा बिल्कुल वीरान लग रहा था। हमने आवाज लगाई, चाचा पैसे लेने आओ, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राहुल बोला, चलो टेबल पर पैसे रख देते हैं और निकलते हैं, माहौल ठीक नहीं लग रहा। मैंने सिर हिलाया। जैसे ही हम कार के पास पहुंचे, ढाबे की लाइटें अचानक बुझ गईं। अंधेरा, पूरी तरह का गुप्त अंधेरा। बंटी चिल्लाया, भागो यार, भागो यहां से। हम सब दौड़कर कार में घुस गए। मैंने चाबी घुमाई, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। कई बार कोशिश की, इंजन खड़खड़ाया और फिर चुप हो गया। रवि पीछे मुड़ा और चिल्लाया, देखो वो बच्चा फिर से आ गया। हमने पीछे देखा, एक छोटा बच्चा, वहीं बिना चेहरे वाला, कार के ठीक पीछे खड़ा था। हाथ में टूटी हुई गुड़िया थी। वह हमें देख रहा था, या शायद नहीं भी, क्योंकि उसका चेहरा ही नहीं था। बंटी बेहोश हो गया। रवि दरवाजा खोलकर भागा, लेकिन जैसे ही उसने ढाबे की तरफ कदम बढ़ाया, पूरा ढाबा गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वहां कभी था ही नहीं। अब वहां बस खुला मैदान था, घास और कुछ नहीं। राहुल और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। रवि ने कहा, मैंने देखा है। उसने कहा था कि तुम सब यहीं रह जाओगे, अब वो हमें यहां से जाने नहीं देगा। फिर रवि वापस आया और बोला, वो बच्चा चला गया, लेकिन वहां कुछ था,
वहां एक कब्र थी और उस पर हमारे नाम लिखे थे, विनोद, राहुल, रवि, बंटी। मैंने कहा, तू पागल हो गया है क्या? रवि ने धीरे कहा, नहीं यार, मैं सच कह रहा हूं। तू देख, ये वही जगह है जहां 4 लोग सोते हैं जिन्होंने भूख के मारे मौत का खाना खा लिया। हम तीनों, मैं, राहुल और बंटी, उस पुरानी टूटी कब्र को देख रहे थे। रवि वहीं घुटनों के बल बैठा था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे पुराना खून और सड़े फूलों की मिलीजुली बदबू। कब्र पर लिखे शब्द अब पहले से भी साफ दिख रहे थे, जैसे अभी अभी किसी ने उन्हें कुरे दिया हो। राहुल कांपती आवाज में बोला, हमारे नाम, ये पहले इतने साफ नहीं थे। रवि धीरे बोला, उसने कहा था जो खाना खाएगा वही यहां रहेगा। बंटी की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह मेरी बाहों को कसकर पकड़ते हुए बोला, हमें यहां से भागना है विनोद, अभी, इस वक्त, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैंने बंटी को कसकर पकड़ा और कहा, चल गाड़ी के पास चलते हैं, देखते हैं अब स्टार्ट होती है या नहीं। हम चारों तेजी से गाड़ी की तरफ भागे, लेकिन जगह अब वैसी नहीं रही। कार वहीं खड़ी थी, पर चारों तरफ धुंध छा गई थी। और वही बूढ़ा आदमी जो पहले ढाबे पर था, अब कार के बोनट पर बैठा था। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए और आंखें पूरी तरह काली। हम सब वहीं रुक गए। मेरे पैर जमीन में जैसे गाड़ दिए गए थे। रवि ने कैमरा निकाला, पर स्क्रीन काली थी। बंटी पीछे हटने लगा, लेकिन बूढ़ा आदमी धीरे मुस्कुराया और बोला, जा रहे हो? पेट तो भर गया ना? उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। यह एक कर्कश गूंज थी, जैसे किसी गुफा के भीतर से आ रही हो। उसके होठों से लाल खून जैसा तरल टपक रहा था। वह धीरे धीरे बोनट से उठकर हमारी तरफ बढ़ने लगा। हम पलटे और दौड़ने लगे। वहीं वह बिना चेहरे वाला बच्चा हमारी ओर भागा। हाथ में टूटी हुई गुड़िया थी, और हां, गुड़िया हंस रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। राहुल चिल्लाया, ये सपना है, सपना है ये। मैंने उसे जोर से पकड़कर खींचा और हम कार तक पहुंचे। तभी अचानक हमारे मोबाइल में नेटवर्क आ गया। रवि ने जीपीएस खोला। हम कानपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस जगह का नाम कुछ और ही दिख रहा था, भूतगांव। मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। तभी एक ऑटो वाला सामने से आता दिखाई दिया। हमने उसे रोकने की कोशिश की। वह रुक गया। जब हमने कृष्णा भोजनालय का नाम लिया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, उधर मत जाना साहब, वहां 20 साल पहले एक ढाबा था जिसमें 4 लोग एक ही रात में मर गए। तब से वह जगह शापित मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वह ढाबा आज भी रात में खुलता है, और जो वहां खाना खाता है वह वहीं उनका साथी बन जाता है। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे वक्त रुक गया हो। हमने ऑटो वाले से कहा कि हमें किसी होटल तक छोड़ दे और किसी भी कीमत पर उस रास्ते पर वापस नहीं जाना। उसने पूछा, क्या आपने वह खाना खाया है? हम सब चुप रहे। उसने हमारी खामोशी देखकर कहा, साहब, जो आपने खाया वह खाना नहीं था, बल्कि मरे हुए इंसान का मांस था। हम सब सन्न रह गए। मैंने कांपते हुए कहा, लेकिन खाते समय तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा। वह बोला, वो सब इल्यूजन था, आप उसके बनाए हुए जाल में फंस चुके थे। फिर उसने पूछा कि आप लोग कहां से आए हैं। हमने सारी बात बताई और कहा कि हमारी कार वहीं रह गई थी। उसने कहा, अब आप कार भूल जाइए, वो नष्ट हो चुकी होगी। आप मेरे घर चलिए, आप लोग अब सुरक्षित हैं, लेकिन जो आपने खाया है उसका शुद्धिकरण करना जरूरी है। हम उसके घर गए और जैसे तैसे रात गुजार दी। सुबह होते ही हम हरिद्वार की ओर पैदल निकल पड़े। 3 दिन तक पैदल चलने के बाद हम किसी तरह हरिद्वार पहुंचे। न कैमरा, न कपड़े, न गाड़ी, बस अपनी जिंदगी बचाकर पहुंचे। रवि अभी भी कभी कभी डर के मारे बड़बड़ाता है। उसे लगता है कि वह बच्चा अब भी उसे देख रहा है। बंटी ने कसम खाई कि अब कभी रात को किसी ढाबे पर नहीं रुकेगा। राहुल ने जिम छोड़ दिया और ध्यान तथा साधना करने लगा। और मैंने मां के कहने पर गंगा में डुबकी लगाई। लेकिन बेचैनी अब भी मेरे साथ है, शायद पहले से ज्यादा बढ़ गई। अब मुझे सिर्फ बेचैनी नहीं रहती, हर रात मुझे उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है, जा रहे हो? पेट तो भर गया ना? तो दोस्तों, ये थी कहानी विनोद जी की, उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मेरी जुबानी निराख की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आप अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए।
अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसे आप पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मैं आपकी कहानी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। हम मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली कहानी में। तब तक के लिए दीजिए विदा।